ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। जरूरत होती है तो जज्बे के साथ आगे बढ़ने की, सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की और उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में खुद को संभालने की। कोरोना संक्रमण की चपेट में पूरी दुनिया है। भारत सहित तमाम देश इससे उबरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये संकट शायद कभी समाप्त नहीं होगा, जीवन भर हमें मास्क लगाना होगा। अब वो खुलापन और आजादी जिंदगी में नहीं बच गई जो कोरोना संकट के पहले थी। इन सब बातों का आधार कुछ भी नहीं है। इस दुनिया ने महामारियां कई देखी हैं और उससे उबरकर एक नए सवेरे का भी स्वागत किया है। उम्मीद है कि कोरोना संकट भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक ये संक्रमण समाज में बना हुआ है, तब तक आप सभी से यही अपेक्षा है कि आप कोविड नियमों का पालन करें, सरकारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करें और अगर आपने अब तक कोविड टीका नहीं लिया है तो जरूर लगवाएं। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों अलग अलग तरह के ख्याल हैं, साथ ही साथ बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि कुछ महीनों के बाद ये जो महामारी है, महामारी नहीं रह जाएगी। संक्रमण बना रहेगा लेकिन इसका खतरा कम हो जाएगा, इसकी गंभीरता बहुत हद तक घट जाएगी। ऐसे में इनका क्या आधार है और आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या बताता है इस 2 वर्ष महामारी के बीच? देखिए, जब कोई भी इन्फेक्शन सोसाइटी में आता है, जैसे कोविड-19 है, तो उसका व्यवहार शुरू से लेकर जब तक वो महामारी खत्म नहीं हो जाती है, अलग अलग चरणों में होता है। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी कोरोना की स्पष्ट रूप से 3 लहरें आई थी, जैसे पहली, दूसरी और अब तीसरी लहर है। तो पहली लहर तो काफी लंबी चली और दूसरी लहर लंबी तो नहीं चली लेकिन काफी घातक थी। और तीसरी लहर जो है अभी आई और कई जगह पे जा रही है, कई जगह पे अभी पीक आने वाला है। लेकिन जो थर्ड लहर है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ काफी कम है इन कंपैरिजन टू जो सेकेंड लहर है। तो वायरस में एक चेंज होता है। वायरस जैसा कई सारी स्टडीज हैं, उनका कहना है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट काफी कम है और जिसकी वजह से वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरह बिहेव कर रहा है और माइल्ड सिम्टम प्रोड्यूस करता है। तो वायरस में चेंजेज आए हैं। ये चेंजेज आने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि वायरस में कई सारे म्यूटेशन हुए हैं वायरस में और उसकी वजह से वायरस की जो प्रकृति है वो चेंज हुई है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वायरस ने जब वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को इफेक्ट किया तो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन उसकी सीवियरिटी कम हुई हो। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वायरस जब पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जाता है तो उसमें व्यवहार में चेंज होते हैं। तो यह एक अच्छा मैं कहूंगा कि अच्छी खबर है कि वायरस की जो संक्रमण दर है वो तो ज्यादा है, लेकिन उसकी जो वायरुलेंस कह लीजिए या जो उसकी सीवियरिटी कह लीजिए डिजीज की, वो कम है। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि धीरे धीरे एंडेमिक हो जाए, लेकिन अभी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नवंबर तक हर तरफ तीसरी लहर की बात चल रही थी, लेकिन पता नहीं था तीसरी लहर आएगी कैसे। लेकिन अचानक से साउथ अफ्रीका से वेरिएंट आया और पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वेरिएंट विद इन 2 मंथ्स फैल चुका है। तो आगे चलकर वायरस कैसा व्यवहार करेगा यह अभी भी अनिश्चित है, लेकिन एक आशा की किरण से दिखती है। जी
डॉक्टर संजय, अगर बड़े महानगरों की बात करें तो कोरोना की जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन के कारण शुरू हुई, वो मुंबई और दिल्ली में उसका प्रसार बहुत तेज गति से हुआ। ऐसा लगा कि यहां मामले सारे कीर्तिमान तोड़ देंगे, 50,000, 60,000, 1 लाख तक भी पहुंच सकते थे, जिस ढंग से संक्रमण की दर बढ़ रही थी। लेकिन अचानक उसमें गिरावट देखने को मिली। आज दिल्ली में पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो 5,000 से थोड़ा ज्यादा है। मुंबई में भी हम देख रहे हैं कि इस आंकड़े में लगातार गिरावट जारी है। क्या कोरोना का पीक दिल्ली में समाप्त हो गया? क्या तीसरी लहर की जो सबसे भयावहता थी, जो कहर था, उससे अब ये 2 बड़े महानगर खास करके उबरने लगे हैं? देखिए, आप अगर साउथ अफ्रीका का डेटा देखें जहां से शुरू हुई थी बीमारी, और बाद में आप दूसरे कंट्री के भी डेटा देखें जैसा कि यूके का डेटा है, तो वहां भी कुछ ग्राफ इसी तरह से गया कि मामले बहुत तेजी से ऊपर गए और फिर मामले बड़ी तेजी से अचानक आ गए। जैसे अभी आप देखें, एक समय में यूके में 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे थे, लेकिन अब 40-50 हजार के आसपास केस आ रहे हैं। तो यह एक ओमिक्रॉन का एक कह लीजिए कि इसके लक्षण इस तरह के हैं कि संक्रामकता की वजह से बहुत तेजी से कम्युनिटी में फैलता है। और एक कारण ये हो सकता है कि जैसे जो बड़े महानगर हैं जहां पर काफी ज्यादा लोगों का एक कह सकते हैं कि गतिशीलता है, जैसे मुंबई ले लें या दिल्ली ले लें, यहाँ पे लोग काफी ज्यादा ट्रेवल करते हैं। एक तो फॉरेन ट्रेवल्स भी काफी होता है, डोमेस्टिक ट्रेवल भी काफी है, और लोग काम की वजह से काफी ज्यादा ट्रेवल करते हैं। तो हो सकता है कि इसकी वजह से वायरस का प्रसार इन शहरों में सबसे पहले हुआ और अब कम हो रहा है, निश्चित रूप से कम हो रहा है। जैसे आज मैं मुंबई का डेटा देख रहा था, वहाँ करीब 1,800 के आसपास केस आए हैं, और दिल्ली का डेटा आपने बताया कि 5,000 से ऊपर थोड़े केसेज आए हैं, और पॉजिटिविटी रेट भी काफी तेजी से नीचे गिरी है। दिल्ली जो कि एक समय में 30% था, आज 11-12% के आसपास चला गया है। तो ऐसा लगता है कि जनवरी खत्म होते होते मुंबई और दिल्ली से तो इसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। और यही हम देख रहे हैं कुछ और शहरों में, जैसे चेन्नई का आप देख लें तो वहाँ भी अब एक प्लेटो की स्थिति बन रही है, या कलकत्ता देख लें, वहाँ भी केसेस कम हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ भीड़ भाड़, या कह लीजिए कि बहुत ज्यादा ट्रैवल, उसकी वजह से इस शहरों से चालू हुआ है। हो सकता है कि धीरे धीरे बाकी जगहों पे भी जाए, लेकिन इससे एक मोटा मोटा अंदाजा ये लगता है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। कार्यक्रम में पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर पूर्व के राज्य असम से हैं आमिया। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा सवाल है कि अभी ओमिक्रॉन का जो स्थिति है ये असम में क्या में है, और ओमिक्रॉन ऐसा सुना था समाचार में, ओमिक्रॉन का जो स्पेसिफिक क्या वैक्सीन निकला है और ट्रायल फेज 2 में निकला है, ये बात कितना सही है ये मैं जानना चाहती हूँ। जी डॉक्टर संजय, ये जानना चाह रही हैं कि असम में ओमिक्रॉन के क्या हालत हैं, और इनका दूसरा सवाल है कि ये किसी माध्यम से इनको जानकारी मिली है कि ओमिक्रॉन के लिए कोई विशेष वैक्सीन तैयार हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, असम में को ही ले लीजिए या देश के किसी भी भाग को ले लीजिए, तो ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हर जगह फैला है, और हमने पढ़ा है कि ओमिक्रॉन असम में भी फैला है। तो अगर आप ये देखें तो हर केस की जेनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं हो रही है, लेकिन एक जो बीच में स्टडी आई थी कि करीब 80-85%, कहीं पर 90% केसेज ही हैं ओमिक्रॉन के हैं। तो अगर आप एपिडेमियोलॉजिकल क्लूज लेते हैं तो यहाँ के जो कोविड जो 3rd वेव का आप देखें तो पैटर्न वेरी सिमिलर टू जो साउथ अफ्रीका में हुआ या यूके में हुआ। तो ये मान के चलना चाहिए कि जो अभी कोविड का 3rd जो वेव आया है वो ओमिक्रॉन की वजह से ही है। ऑल्दो सारे केसेस की जेनोमिक सीक्वेंसिंग तो नहीं हुए हैं, बट स्टिल एक पैटर्न ऐसा लगता है। दूसरा, जहां तक वैक्सीन की बात है, ऐसा कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है कि वो ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन बना है। हाँ, बूस्टर डोज के बारे में और हमारे भारत वर्ष में भी अभी
एक प्रायोरिटी डोज की बात हुई है और लगना चालू भी हो गया हेल्थ केयर वर्कर्स को और 60+ के लोगों को। तो एक बूस्टर डोज और एक प्रायोरिटी डोज को लेके क्लैरिटी है और हमारे यहाँ भी एक गाइडलाइंस आ गए हैं, पूरी दुनिया में भी लगे हैं लोगों को। लेकिन ओमिक्रॉन स्पेसिफिक कोई वैक्सीन अभी तक ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार के पूर्णिया से मोहम्मद मजहर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजहर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसे कि दोनों टीका लगवाएं और क्या करता कि मास्क लगा के एनी टाइम रहते हैं, 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं और 5 वक्त की नमाज जो हम लोग पढ़ते तो हाथ मुंह 5 वक्त धोते हैं, ठीक है। तो इससे हम अपने आप को बहुत महसूस अच्छे कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। और जो लोग नहीं करते तो उन लोगों को भी मेरे तरफ से संदेश है कि वो भी इसी तरह का दूरी बनाए रखे, मास्क प्रॉपर लगाए और सुरक्षित रहें। तो इससे हमारे देश में ओमिक्रॉन का बहुत जल्द से जल्द खात्मा हो जाएगा। बहुत खुशी होती है कि मजहर जैसे जो जागरूक श्रोता हैं, जो इस देश के जागरूक नागरिक हैं, अगर सभी नागरिक जो इस ढंग से सोचें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल को अपने जीवन में अपनाएं, तो इस संक्रमण से पार पाना बहुत आसान हो जाएगा। डॉक्टर संजय, आज देश के प्रमुख अखबारों ने बहुत ही प्रमुखता से एक खबर छापी और वो ये है कि ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट भी सामने आया है और ये भी उस खबर में है कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन हो गया है वो ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उससे भी वो संक्रमित हो सकते हैं। क्या जानकारी है आपके पास? और श्रोताओं के मन में जो सवाल है कि क्या एक नई लहर इससे आ सकती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ओमिक्रॉन के कई सारे लिनेज हैं और आपने जैसा बताया कि ओमिक्रॉन के 2-3 लिनेज ऐसे आए हैं जो कि अलग अलग टाइप्स के हैं। लेकिन इससे कोई लहर आने वाली है या इससे कोई बहुत ज्यादा खतरा आने वाला है, इस तरह की भी कोई बात नहीं है। कुछ केसेस ब्रिटेन में आए हैं, कुछ केसेस डेनमार्क में आए हैं, लेकिन वो केसेस इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है कि जिससे कोई भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो। हाँ, इसके बारे में अभी डेटा पूरी तरह से नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस काफी कम है, चाहे वो आप डेनमार्क की बात ले लें या चाहे वो ब्रिटेन की बात ले लें। राजस्थान के अलवर से हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज कुमार जी। मनोज जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। मैं सर जी मनोज कुमार स्वामी। अनुमान ये है सर कि आने वाले 2 हफ्तों में हमको बहुत ज्यादा चिकित्सा की जरूरत है, लेकिन कभी के नाते है ना, लगता नहीं है कि जहन में ये बात लटक गई है। तो आकाश से आने वाले 2 हफ्तों के लिए कुछ अवेयरनेस मैसेज प्रसारित करने चाहिए। डॉक्टर संजय, जहां तक मैं समझ पाया वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 2 सप्ताह कोरोना के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ऐसे में देश के लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन राज्यों में चुनाव है उनका कंसर्न उन राज्यों के लोगों से है कि वहां के लोग संयम और सतर्कता बरतें, नहीं तो ये संक्रमण और बढ़ सकता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जैसा इन श्रोता ने या इसके पहले भी एक श्रोता जिन्होंने कहा था कि बड़ी जागरूक हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हमारा कहना तो ठीक है, लेकिन जब ये बात आम जनता की तरफ से आए तो उसका संदेश काफी बड़ा जाता है कि लोग जागरूक हैं और लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति काफी सतर्क हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूं कि आपने इस तरह की बात कही और मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये श्रोता सुनते हैं उस तरह से आप भी सुने और लोगों के बीच में इस तरह का संदेश फैलाएं। उत्तराखंड जहां चुनाव भी है वहां के देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय जी। विजय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, मेरी उम्र करीब 64 वर्ष है जी। मेरा प्रश्न ये है जी कि कोरोना से पहले जैसे हम लोग बाहर से आते थे तो कपड़े किसी भी निश्चित स्थान पर रख देते थे और 1 बार 2 बार 3 बार पहनने के बाद उनको फिर वॉश करते थे जी। अभी हर व्यक्ति अपने अपने समझ से अलग अलग
तरीके से कपड़ों को रख रहा है। क्या कपड़ों को इकट्ठा बाहर पहने हुए और अंदर पहने हुए कपड़े रख देना ठीक होगा या क्या करना उचित होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बहुत ही व्यवहारिक सवाल है डॉक्टर संजय, और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है, कोई पूछ लेता है और कोई अपने इन प्रश्नों को मन में ही दबा देता है। क्या कहेंगे? देखिए, इनका सवाल काफी अच्छा है कि 2020 के पहले की जो स्थिति थी और जो आज की स्थिति है उसमें एक तुलनात्मक अगर हम अंतर देखें तो लोग सशंकित हैं कि जो बाहर के कपड़े हैं और जो अंदर के कपड़े हैं उन्हें मिक्स करें या नहीं करें। तो मैं इनको यही कहूंगा कि जो आप फॉलो कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से उसको फॉलो करते रहें, लेकिन इसके साथ में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि इसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक ना क्रिएट करें। मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों में कि बड़े मतलब काफी रिजिड और काफी पैनिक कई बार क्रिएट हो जाता है, या तो घर में या सोसाइटी में। उस तरह के आचरण की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इसको फॉलो करें, जब तक कोविड है तब तक उसे फॉलो करें, लेकिन इसके नाम पे पैनिक न क्रिएट करें। डॉक्टर संजय, जो ब्रिटेन ने आने वाले समय के लिए एक गाइडलाइन बनाई है कि मार्च के बाद सेल्फ आइसोलेशन खत्म कर दिया जाएगा, मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा, क्या ये इस तरफ इशारा है कि जो प्रयोगशालाओं में रिसर्च हो रही है, जो अध्ययन का काम चल रहा है कोरोना के ऊपर, आने वाले समय में ये महामारी का स्वरूप खत्म होने वाला है और देश और दुनिया एक बार फिर से वापस आजादी और उन्मुक्तता के साथ जीवन जी लेगी? देखिए, इसके बारे में WHO की तरफ से भी कई बार स्पष्टीकरण आ चुका है कि ये कोरोना का अंतिम वेरिएंट है, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ वेरिएंट आए, और जो वेरिएंट भी आएंगे वो कितने घातक होंगे, इससे कम होंगे, कम ज्यादा होंगे, किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार हमारे देश में है, अगर उस तरह की रफ्तार पूरी दुनिया में हो तो हम इस बीमारी पे जल्दी काबू पा सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में मोर देन 90% लोगों को सिंगल डोज और मोर देन 60-65% लोगों को डबल डोज लग चुका है, और अब तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन लग रहा है। तो इस तरह से अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार रही तो काफी आसान्वित है कि जल्दी ही हम कोरोना के ऊपर काबू पा सकते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन पर आपने बात की, उस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर को ले लेते हैं। झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं श्यामू महतो जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्यामू जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार, जमशेदपुर झारखंड से मैं श्यामू महतो बोल रहा हूँ जी। सवाल मेरा 2 है जी। पहला सवाल तो ये है कि हमें जो वैक्सीन लग रही है कोरोना के लिए, कि यह वैक्सीन सिर्फ कोरोना वायरस के लिए काम करेगा कि अन्य वायरस जो हमारे होती है उसके लिए भी काम करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव मिलती है तो उसके बाद क्या हमारे समस्या बनी रहती है, ये क्या होता है? थोड़ा चर्चा करें। बहुत बहुत थैंक यू जी। डॉक्टर संजय, इनका पहला प्रश्न तो मुझे समझ में आया जी कि क्या ये वैक्सीन जो है सिर्फ कोविड के अगेंस्ट काम करती है या बाकी के अगेंस्ट भी काम करती है। तो इसका उत्तर तो यही है कि जो कोविड वैक्सीन है कोविड के अगेंस्ट ही काम करती है, और जो भी रिसर्च में आउटकम देखे गए हैं वो कोविड के लिए ही आउटकम देखे गए हैं। तो इसका कोई अभी साक्ष्य नहीं है कि ये बाकी वायरस के अगेंस्ट भी काम करता है। इनका दूसरा प्रश्न मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, अगर आपको जी बिल्कुल, ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको किस तरह की समस्याएं होती हैं? देखिए, कोरोना पॉजिटिव अगर पाया जाता है तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक पेशेंट सिम्टोमेटिक हो सकता है, एक एसिम्टोमेटिक हो सकता है। जैसा कि तीसरी लहर में देखा गया है कि करीब 85 to 90% पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक है, रिमेनिंग 10% सिम्टोमेटिक है, लेकिन उनको भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सेकेंड वेव के कंपैरिजन में काफी कम है। तो यह मानकर चलना चाहिए कि जो कोमॉर्बिडिटी लोग हैं, जैसे पहले से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या ओबेसिटी है, या कोई सांस की बीमारी है, या कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे इम्यूनिटी कम होती है, जैसे स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनमें सिम्टम आने के ज्यादा चांस है और सिम्टम आने के बाद सीवियरिटी के ज्यादा चांस है। जी। गाजियाबाद लोनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद यामीन जी।
यामीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्ते जी। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौड़ी लोनी, गाजियाबाद जी। सर मेरे 2 प्रश्न है। एक तो ये है कि जांच कम होने से मरीज कम हो या जांच पहले जितनी हो रही है, तो ये बताएं। और एक ये प्रश्न है कि बूस्टर डोज लेने के बाद बुजुर्ग को क्या ध्यान रखा जाए जी। डॉक्टर संजय जी, इनका पहला प्रश्न था कि जांच के बारे में। तो अभी ICMR के गाइडलाइंस ने थोड़ा सा रिवीजन हुआ है और उस रिवीजन के तहत भारत सरकार या दिल्ली सरकार जो भी जांच के आदेश देते हैं वो उसी के अनुसार जांच होती है। जांच न तो कम हो रहा है न तो ज्यादा हो रहा है। आवश्यकता के अनुसार जितनी जांच की जरूरत होती है जांच होती है। और इनका दूसरा सवाल एक बार आप रिपीट करें। दूसरा प्रश्न ये जानना चाहते हैं कि जो बुजुर्ग इस समय बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज ले रहे हैं उनको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? उनको कोई विशेष एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी 2 डोज लग चुके हैं, एक 3rd डोज लगा है। हाँ, जब आप वैक्सीनेशन लगाने जाएं तो अपना वैक्सीनेशन लगाने के पहले अपना डेट देख ले कि आपका समय हो चुका है 9 महीने पिछले वैक्सीनेशन के बाद। और अगर आपने को इस वेव में कोविड हुआ है तो 3 महीने का वेट करें बिफोर योर प्रायोरिटी डोज। और साथ में एक और चीज का ख्याल रखें कि अपना ब्रेकफास्ट करके जाएं, अपनी दवा लेकर जाएं। और अगर कोई पहले से मान लीजिए कि कोई दिक्कत है या कोई एलर्जी है तो वैक्सीनेशन साइट पे इस बात को जरूर शेयर करें। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। बेहतरीन प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। और मैं जानना चाह रहा हूँ जी, तीसरी लहर जो है बहुत जोरों से चल रही है, इसके लिए हमें क्या उपाय करने होंगे जो जल्दी खत्म हो जाए और हमें कोरोना से निजात कब तक मिल सकती है? जी डॉक्टर संजय, हर कोई यही जानना चाहता है कि ये महामारी कब समाप्त होगी। देखिए, इसके बारे में भविष्यवाणी करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि 2 साल हो गए हम कोरोना की वेव देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात जो तीसरी लहर में है, आपने बड़ा क्लियर देखा होगा कि जो हाहाकार 2nd वेव में आई थी वो नहीं आ रही है। इसका कुछ ना कुछ क्रेडिट वैक्सीनेशन को देना पड़ेगा क्योंकि कई स्टडी जो आई है उसमें देखा गया है कि जो मोर्टेलिटी है उन लोगों में ज्यादा हो रही है जिन्होंने वैक्सीनेशन की 1 या 2 डोज भी नहीं ली है। तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, हम वैक्सीनेशन करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो करें और जिनका प्रायोरिटी डोज का टाइम आ गया है प्रायोरिटी डोज ले, जिनका 2nd डोज नहीं हुआ है 2nd डोज ले। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहें कि धीरे धीरे एक कोविड का वेव भी चला जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर संजय, आपने बच्चों के टीकाकरण पर बात की। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण देश में बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है। लगभग 50-60% जो एलिजिबल लोग हैं उनका टीकाकरण हो चुका है। ऐसे में अब एक सवाल और है कि जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं उनके टीकाकरण की भी शुरुआत होने वाली है। कैसे देखते हैं, जो कहा जा रहा था तीसरी लहर बच्चों को बहुत प्रभावित करेगी, जो बच्चे भी इम्यूनाइज हो रहे हैं टीकाकरण के माध्यम से, वो भी इस महामारी में लड़ने का एक बड़ा कवच साबित हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है कि जैसे आप देखें तो भारत सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन चालू किया है और 60% के आसपास बच्चों को पहली डोज मिल चुकी है। और मुझे लगता है कि 15 फरवरी के आसपास या हो सकता है कि फरवरी के अंत तक वैक्सीनेशन काफी हद तक ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की चर्चा है कि जो उसके पहले के बच्चे हैं, जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं, उनकी वैक्सीनेशन करीब करीब ऐसा लगता है कि मार्च से चालू हो जाएगी। लेकिन उसके बारे में डिटेल गाइडलाइंस का भी इंतजार करना चाहिए। और बिल्कुल जो अगर वैक्सीनेशन 12 से ऊपर के बच्चों का होता है तो इसमें हमें 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि एक हमारा जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का दायरा है वो काफी बढ़ जाएगा। दूसरा, हमें सुविधा होगी स्कूल खोलने में, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्कूल 1.5-2 साल से बंद है। तो जब ये बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे 12 से 18 के, तो हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे कवर होंगे। और ऐसा लगता है कि उसके बाद हमारा जो एकेडमिक जो एक इफेक्ट हुआ है कोविड का, वो उस पर हम काफी हद तक काबू पा लेंगे। पंजाब के अमृतसर से हमारे साथ प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं।
प्रेम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रेम जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर पांडे जी को नमस्कार है। जी नमस्कार। आकाशवाणी को नमस्कार है। जी शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगा जी, इतनी बातें यहाँ हुई हैं, पंजाब में जो लोग हैं हमारे जी, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं कर रहे, क्या संदेश देंगे आप? जी डॉक्टर पांडे जी, अभी आपने प्रोग्राम अगर सुना हो तो आपने देखा होगा कि दो श्रोता ही हमें कितने अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे थे कि लोगों का क्या आचरण होना चाहिए। तो आप पंजाब क्या आप देश के अलग अलग भागों में देखेंगे कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि लापरवाह है, लेकिन साथ में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कि समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और कोशिश करें कि लोगों को संदेश दें कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। कार्यक्रम में अंतिम कॉलर को जोड़ लेते हैं। झारखंड के हजारीबाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं दिवाकर पाठक। दिवाकर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडावीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आनंद जी और विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। प्रोटोकॉल को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में समझते हैं। पहला, वायरस संक्रमण की सोच मतलब प्लस। दूसरा, हमारी संक्रमण से बचने की सोच मतलब प्लस। तीसरा, वायरस के प्रति हमारी लापरवाही या डर मतलब माइनस। तो हम लोग जानते हैं प्लस 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 मतलब हम संक्रमण से सेफ हैं। दूसरा, प्लस माइनस माइनस मतलब संक्रमण का खतरा ज्यादा है, इसलिए नो नेगेटिव। बूस्टर डोज आखिर 9 महीने बाद ही क्यों? जी डॉक्टर संजय, इन्होंने अपने स्तर से विवेचना की है और प्रश्न इनका ये है कि बूस्टर डोज के लिए 9 महीने का अंतर क्यों रखा गया है? समय कम है, बहुत संक्षेप में। देखिए, बूस्टर डोज 9 महीने रखने के पीछे तर्क यह है कि आपने देखा होगा कि जब कोविशील्ड की डोजेस थी वो 3 महीने के बाद का अंतर था। तो यह माना जाता है कि एक जो इम्यूनिटी बनती है सेकेंड डोज के बाद वो करीब 6 मंथ्स के आसपास, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है लेकिन एक एवरेज आप मान सकते हैं। इसी को देख के भारत सरकार ने इस तरह की बेसिकली गाइडलाइन जारी की है कि 6 मंथ्स को अगर हम मीन मान लें तो 9 मंथ्स तक के आसपास ऐसा मान सकते हैं कि बूस्टर डोज या प्रायोरिटी डोज की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए 9 मंथ्स का समय रखा गया है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। संक्षेप में क्या संदेश देंगे हमारे श्रोताओं को? संक्षेप में मैं यही संदेश दूंगा कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशान्वित रहें और ओमिक्रॉन का जो वेव आया है इस दिशा में एक बहुत ही अच्छी बात है कि सीवियरिटी कम है, केसेज हो रहे हैं लेकिन माइल्ड हो रहे हैं। इसका कुछ क्रेडिट हम वैक्सीनेशन को जरूर देंगे। तो वैक्सीनेशन का जब भी ड्यू डेट है आप जरूर उसको लगवाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और यह मान कर ना चलें कि कोविड खत्म हो गया है। जी डॉक्टर संजय, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे थे कि ये मानना अभी सही नहीं है कि कोरोना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमें सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, कोविड नियमों का पालन करने की जरूरत है और अगर आपने अब तक कोविड टीका नहीं लिया है तो नजदीकी सेंटर पर जाएं। कोविन के जरिए भी आप खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ऑन साइट पंजीकरण करवाकर भी आप टीका ले सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जेबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।